आज की क्लास में हम स्वतंत्रता और समानता में आपस का संबंध किस प्रकार है, क्या दोनों एक दूसरे की विरोधी विचार है या दोनों एक दूसरे की पूरक विचार है, इस बारे में पढ़ेंगे। आपस में उनमें कैसा संबंध पाया जाता है। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके मुख्य नारा था, उसके 3 हिस्से थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और क्रांति के बाद इन तीनों नारों के अलग अलग हिस्सों को उदारवादियों ने, समाजवादियों ने और साम्यवादियों ने अपना अपना आदर्श बना लिया था। और इन सब में आपस में भी रिलेशनशिप पाया जाता है। और इनमें आपस का रिलेशनशिप कैसा है, इसको लेकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट में मतभेद पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्वतंत्रता और समानता के अर्थों का आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी भी बताते हैं। विरोधी बताने वाले क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता का नाम क्या है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, और जबकि समानता का क्या मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को समान समझे। ये वैसे एक तरीके से एकांकी विचार, पर वो अपना तर्क देते तो ये देते हैं, तो ये कहते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे दी गई तो जीवन के परिणाम क्या होंगे, नितांत असमान या विषमता के रूप में सामने आएंगे। और शक्ति के आधार पर अगर सभी व्यक्तियों का समान कर दिया गया तो क्या होगा, समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देगी। दो प्रसिद्ध विचारक थे, डी टोकविले और लॉर्ड एक्टन। उन्होंने दोनों को परस्पर विरोधी विचार कहा। एक्टन ने तो कहा कि समानता की आकांक्षा स्वतंत्रता की आशा को ही खत्म कर देती है। तो इन्होंने स्वतंत्रता और समानता में मतलब क्या किया, एक तरीके से एकांकी अर्थ लिया, तब ये जाके समस्या सामने आई। इन्होंने स्वतंत्रता का वहां पर अर्थ नकारात्मक रूप में लिया है, जो कि हस्तक्षेप व बंधन का अभाव के रूप में स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं। अगर सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ अगर हम लेते स्वतंत्रता का, तो समानता का विचार और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक के रूप में आएगी सामने। वहीं अगर हम स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप में व्याख्या करें तो ये समानता की परस्पर विरोधी विचार बनकर उभरेगा। समानता की मुख्य मांग क्या होती है, सकारात्मक, कि एक वर्ग होता है वह अपनी धन के बल पर दूसरे का शोषण नहीं कर सके। मतलब एक का आकांक्षा दूसरे की व्यवस्था ना बन जाए, तो एक दूसरे वर्ग के हाथों की कठपुतली ना बन जाए, तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। 3 विचारक है, आर्स्टोनी, हेराल्ड जेलास्की और सीबी मैकफर्सन। वो क्या मानते हैं कि तीनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता को। अब पूरक किस रूप में है वो हम देखेंगे कि यह स्वतंत्र और समानता का विचार एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक इस रूप में है कि स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो मनुष्य की स्वतंत्रता में बिलीव करता है। मतलब कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसकी व्याख्या सब मनुष्यों की समान स्वतंत्रता के रूप में की जाए। ऐसा नहीं किसी को स्वतंत्रता ज़्यादा है, किसी को कम है, नहीं। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब समाज के सभी व्यक्तियों को एक जैसी स्वतंत्रता दी जाए। और अगर एक जैसी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो ये विचार ही स्वतंत्रता के विरुद्ध होगा। और अगर एक की स्वतंत्रता दूसरे की परतंत्रता बन जाती है तो इस पर हमें प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। तो ये समानता के नज़दीक आ जाता है ऐसा विचार। जैसा कि लास्की ने कहा है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही आदर्श के 2 रूप है।
कैसे कि एक विषमता मूलक समाज होता है, वहाँ पर स्वतंत्रता की हम आशा नहीं कर सकते। तो वहाँ पर राज्य का कार्य क्या होता है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे व्यक्ति के, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, और ऐसे ही न्यूनतम कार्य जिससे कि व्यक्ति अपनी विचार और अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके और उनको समझ सके। तो अगर इनको ये सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी राज्य के द्वारा, तो वहाँ पर स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सकारात्मक रूप में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम से है, जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सभी व्यक्ति को अवसर के समान अवसर उपलब्ध हो। और जैसा कि बाद के मार्क्सवादियों ने कहा, मार्क्स का मुख्य चिंतन आर्थिक पर था, अर्थव्यवस्था पर था, और अर्थव्यवस्था के आधार पर ही वो सब कुछ अपने आधार स्तंभ अर्थव्यवस्था था, उसके आधार पर ही अपना भवन खड़ा करता है। सारे विचार उसी के ऊपर निर्भर है। तो मार्क्स कहता है कि जो उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर ओनली फॉर राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता को मार्क्स ने व्यक्ति को अभावों से स्वतंत्रता या व्यवस्थाओं से स्वतंत्रता के रूप में देखा, कि व्यक्ति को विवश नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर व्यक्ति विवश नहीं है तो वो स्वतंत्र है अपने आप में। तो एक तरीके से सही विचार भी है कि व्यक्ति की व्यवस्था अगर खत्म हो गई तो वो आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी समाज में व्यक्ति की व्यवस्था खत्म नहीं होती है, इसलिए हमें एक साम्यवादी समाज की कल्पना करनी चाहिए, जहाँ पर वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। जहाँ कोई वर्ग नहीं होगा, तो एक वर्ग नहीं होगा तो वो दूसरे वर्ग का शोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबके हित समान होंगे। तो ये सिर्फ समानता स्थापित करके ही हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहते मार्क्स के अनुसार दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए विचार, कि एक समता मूलक समाज में ही स्वतंत्रता संभव है। और नारीवादी विचारक, जिसमें कैरोल पेटमैन की मान्यता है कि स्वतंत्रता और समानता पर जब हम बात करते हैं तो ये स्वतंत्रता आप बात करते हो कि समानता है, समाज में स्थापित लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, परंतु पेटमैन कहती है कि समाज की संरचना और राज्य की संरचना भी पेट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक है, और पितृसत्तात्मक राज्य में महिलाओं के लिए कोई आज़ादी नहीं पाई जाती है। तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का तब तक कोई महत्व नहीं है यदि पारिवारिक जीवन में समानता स्थापित नहीं की जाती है। स्वतंत्रता, उसको निर्णय लेने के लिए, काम करने का अधिकार नहीं होते, तब तक समानता और स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। सार्वजनिक जीवन में समानता दे भी दी आपने, तो भी पारिवारिक घर के अंदर समानता या स्वतंत्रता होनी चाहिए लेडीज की, तभी आप एक समतामूलक समाज को स्थापित कर सकते हो। अगर पारिवारिक जीवन में आप समानता स्थापित नहीं करते हो, स्वतंत्रता, तो समानता नहीं होगी और एक विभाजित लिंग विभाजित समाज अस्तित्व में बना रहेगा। इसके लिए पितृसत्तात्मक सत्ता को खत्म करना जरूरी है और पारिवारिक जीवन में स्वतंत्रता देनी जरूरी है, तभी एक आप समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो इन सब विचारकों से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बाधक के रूप में कैसे। स्वतंत्रता का विचार, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी कैसे है, बाधक कैसे है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाधा के रूप में तभी हो सकता है विचार जब आप स्वतंत्रता की व्याख्या नकारात्मक रूप में करो। अगर आप नकारात्मक रूप में स्वतंत्रता की व्याख्या करोगे तो वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी विचार उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि नकारात्मक रूप में स्वतंत्रता की व्याख्या होती है हस्तक्षेप व बाधाओं का अभाव, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, मुक्त छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर नव उदारवादी विचारक है, वो ऐसा मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी है, जिसमें आइजिया बर्लिन और एफ ए हैयक मुख्य विचारक है, जो दोनों को एक दूसरे के बाधक मानते हैं। ये कहते हैं कि दोनों में सामंजस्य स्थापित करना एक मुख्य समस्या है, क्योंकि एक तरीके से आप लोकतंत्र की बात करते हो,
तो लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है। तो बहुमत का शासन एक तरीके से तानाशाही का रूप धारण कर लेता है जब वो स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाता है। किस प्रकार कि स्वतंत्रता किसकी डिमांड करती है? पर्सनैलिटी के सम्मान की मांग करती है, और लोकतंत्र लोकमत की प्रामाणिकता स्वीकार करते हुए सबको एक ही सांचे में ढालने की बात करता है। तो ये प्रवृत्ति क्या करती है? व्यक्ति को लोकमत के आगे झुकने के लिए विवश कर देती है, और जब व्यक्ति को विवश कर देती है तो वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो ये कहते हैं लोकतंत्र में लोकमत की शक्ति केवल क्या होती है? राजनीतिक बल प्रयोग की शक्ति नहीं रह जाती, बल्कि वे लोकप्रिय विचारों के दमन की शक्ति भी हो जाती है। और जब सामाजिक और नैतिक शक्ति का रूप वो धारण कर लेती है और विचारों का दमन होता है, और विचारों का अगर दमन हो गया, जैसा कि जे.एस. मिल ने बोला कि एक व्यक्ति का विचार अगर संपूर्ण समाज के विरुद्ध है तो भी उसको हमें महत्व देना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो ये दृष्टिकोण कहता है कि जहाँ स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या होता है? अभिरुचि और मतों की डाइवर्सिटी की डिमांड करता है, वहीं लोकतंत्र में क्या होता है कि जो प्रचलित समानता का सिद्धांत है वो इनको एक अनुरूपता, एक सांचे में अनुरूप बनाने की कोशिश करता है, ढालने की कोशिश करता है। तो लोकतंत्र के अनुसार क्या होता है कि समानता, लोकतंत्र ने क्या किया? समानता की समस्या को तो धीरे करके सुलझा दिया, परंतु स्वतंत्रता की समस्या को अभी तक लोकतंत्र ने सुलझाया नहीं है। तो ये दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। अगर आप व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वहां समानता स्थापित नहीं हो सकती। कुछ विचार जैसे मैंने बोला कि आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। आर्थिक सम वो कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपना उद्योग धंधा करता है तो राज्य को ये हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि वो उन पर भारी भरकम कर लगाकर और उस कर की राशि का वितरण समाज के कमजोर वर्गों में करे। ऐसा करने से क्या होगा? व्यक्ति की उद्यमशीलता की जो प्रेरणा शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। वो सोचेगा कि समाज के एक वर्ग को बिना कुछ किए सुविधाएं मिल रही है और मेरे को इतना कुछ करने के बाद भी मेरा राज्य हड़प लेता है, तो मैं क्या क्यों करूं? तो बर्लिन ने अपनी बुक में लिखा था, बुक का नाम है निबंध का टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो उसने दोनों को एक दूसरे को पहले तो क्या पूरक मूल्य माना, बाद में इनका तर्क दिया कि स्वतंत्रता को अगर हम केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं तो समानता के दावे को पीछे होना पड़ेगा। बर्लिन कहता है, नकारात्मक रूप है यह स्वतंत्रता का, जैसा बर्लिन कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल यह है कि किसी व्यक्ति को अपने इच्छाओं की पूर्ति के दौरान दूसरे की ओर से बाधा का सामना न करना पड़े। तो अगर राज्य कल्याण का काम नहीं करेगा तो वो सामाजिक आर्थिक विषमताओं के निराकरण में राज्य को अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार ये एक तरीके से स्वतंत्रता और समानता का विरोधी विचार है, बर्लिन ऐसा कहता है। वहीं दूसरा प्रसिद्ध विचार जो है उदारवादी है एक, उसने भी अपनी बुक लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का संविधान। उसने भी यहाँ दोनों को एक दूसरे का भिन्न और विरोधी विचार माना था। उसने बोला कि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न योग्यताएं एवं निपुणताएं पाई जाती है, परंतु समानता का विचार क्या करता है? नियम लागू करते हैं हम तो आय और संपत्ति की इस विषमता का खत्म करने की बात करता है। जब व्यक्तियों की योग्यताएं और निपुणताएं भिन्न भिन्न है तो आय और संपत्ति भी भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अधिक योग्य और निपुण होगा वो अधिक धन पैसा कमाएगा और जो व्यक्ति कम निपुण होगा वो कम पैसा कमाएगा। तो जैसा बर्लिन ने कथन कहा कि अगर कोई व्यक्ति आकाश में एक गरुड़ की तरह उड़ नहीं सकता तो वो उसकी कमी है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं में जी रहा है तो वो उसकी कमी के कारण जी रहा है। जबकि ये नव उदारवादी विचार तो यहाँ तक कह रहे हैं अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको राज्य की ओर से कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिए, उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें योग्यता नहीं है, उसको मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो किसी की स्वतंत्रता में हमें कटौती करनी पड़ेगी।
तो इस तरीके से एक तरीके से नकारात्मक विचार है जो दोनों में एक विरोधाभासी पूर्ण दावे को स्वीकार करता है। अंत में जैसा कि मैंने बोला कि ये विरोध तभी उत्पन्न होता है अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें जब स्वतंत्रता की व्याख्या नकारात्मक रूप में होती है, और अगर एक सकारात्मक रूप में इसमें लिया जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। लॉर्ड एक्टन की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये मान्यता गलत है कि समानता के आकांक्षा ने स्वतंत्रता के विचार को खत्म कर दिया है, वे एक पक्षीय है और वो अपूर्ण है। जब हम स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप में व्यक्त करते हैं तो एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन जाता है, और जब इसे सकारात्मक रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को वे साधन उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि वो अपनी क्षमताओं का विकास कर सके, अपने चयन करने में समर्थ हो सके। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ हमें लेना चाहिए जो कि विस्तृत और व्यापक व्याख्या करती है स्वतंत्रता की। तो उस अर्थ में हम स्वतंत्रता और समानता को दोनों को एक दूसरे का परस्पर समान सिद्धांत कह सकते हैं, परस्पर पूरक विचार कह सकते हैं। तो हमें स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप में अगर हम व्याख्या करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और आज के टाइम जन कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्रता को सकारात्मक अर्थ में ही लिया जाता है। तो इस अर्थ में दोनों एक दूसरे के पूरक विचारक हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपकी इकाई 3 के 2 यूनिट टॉपिक बच रहे हैं, न्याय और अधिकार का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।